सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन एंड मैट्रिक्स में फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स में पिछली बार हमने कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे घर से करने के लिए, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। उसमें से जो एक तो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो ठीक ठाक हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। बाकी तो आपने कर लिए होंगे, है ना, तो उन्हें बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक प्रॉब्लम ये दिया था, ए मैट्रिक्स रखा था, ये शायद पहला ही प्रॉब्लम था। ए मैट्रिक्स था ए 2/3 2/3 2/3 1/3 बी, और यहाँ था सी एक्स वाई। ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और आपको ए सी एक्स वाई और बी फाइंड आउट करना था। तो मैंने हिंट भी दिया था पिछली बार। तो आप क्या करें, रो वन एक यूनिट वेक्टर होगा, तो 4/9 + 4/9 ये 1 होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई ±1/3। और इसी तरीके से 4/9 सेकेंड रो की बात कर रहा हूँ। सेकेंड रो मतलब ये है +b² इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई ±2/3। अब इनमें से प्लस माइनस में फाइट है, क्या लें, प्लस या माइनस। तो आप क्या करें, रो 1 इंटू रो 2, 2/3 इंटू ए +2/9 +2/3b, ये 0 होना चाहिए। तो दैट इज 6a +2 +6b, ये 0 होना चाहिए। तो ये आ गया +-2 +2 +-4 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो 0 कब आएगा, जब ये दोनों प्लस हो और ये माइनस हो, यानी ए को तो हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव, यानी ए शुड बी 1/3, और बी को लेना पड़ेगा नेगेटिव, यानी -2/3। तो ए और बी तो मिल गया। अब रही सी की बात। सो ए और बी ख़त्म, अब सी की बात करते हैं। तो a² + 4/9 + c² इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा। तो a² कितना है, 1/9 प्लस 0 नहीं यार, 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर होगा। तो +4/9 + c² इज इक्वल टू 1, तो c² इज इक्वल टू ये 5/9 4/9, तो c की वैल्यू होगी +-2/3। इसी तरीके से ये x वाला कॉलम भी यूनिट वेक्टर होगा, 4/9 + 1/9 + x² इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई +-2/3। और फर्स्ट कॉलम इंटू सेकेंड कॉलम 0 आना चाहिए। तो a इंटू 2/3, a इंटू 2/3, b 2/9, ये इंटू ये 2/9 + cx प्लस c इंटू x इज इक्वल टू 0। सो ये कितना है, 1/3, सो दिस इज 2/9, सो दिस इज 4/9 प्लस cx, तो cx की वैल्यू आ गई -4/9, यानी c और x दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। इसका मतलब अगर c को मैं लेता हूँ 2/3, तो x लेना पड़ेगा -2/3, और अगर c को लेता हूँ -2/3, तो x को लेना पड़ेगा 2/3। तो c हो गया, x हो गया। अब बात करते हैं y की। y के लिए फिर से वही काम करना पड़ेगा आपको। ये यूनिट वेक्टर होगा। कौन यूनिट वेक्टर होगा? 4/9 कॉलम 3, 4/9 + b² + y² इज इक्वल टू 1। तो 4/9 + 4/9, तो y की वैल्यू हो गई +-1/3। अब फिर से फाइट है +-1/3, तो इन दोनों का फिर से डॉट करें, कॉलम 2 कॉलम 3, तो ये हो गया 4/9 + b/3 + xy इज इक्वल टू 0। तो 4/9 और b की वैल्यू कितनी है, देखो b कहाँ गया, ये रहा। तो 4/9 माइनस 2/9, तो ये 2/9, 4/9 माइनस 2/9, तो एक्स वाई की वैल्यू हो गई -2/9। तो उसका मतलब एक्स और वाई अपोजिट साइन के हैं, यानी कुल मिलाकर अब a हो गया हमारे पास 1/3, b हो गया 2/3, c हो गया 2/3, और x हो गया -2/3, और y का साइन इसके अपोजिट है, तो y इज इक्वल टू 1/3। x और y अपोजिट साइन के हैं। तो एक तो सेट ये हो गया, दूसरा हो गया a 1/3, b 2/3, माइनस का b माइनस का 2/3, b -2/3, और
सी है -2/3, एक्स है 2/3 और y है -1/3. So these are the two set of numbers a, b, c, x and y. तो एक बार देख लें आप, आपने आंसर से टैली कर लेना, यही आंसर आपके पास आए होंगे. ठीक है, तो चलो आगे बढ़े. तो एक प्रॉब्लम तो ये दिया था. अब अगला चलो अगला देखते हैं. ये रह गया बताना यार. चलो एक और दिया था कि प्रूव सम ऑफ ऑल ऑड पावर्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. मान लो ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक. हमें प्रूव करना था ऑल ऑड पावर्स ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. हमें प्रूव करना था ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक. तो ए की पावर n का ट्रांसपोज, so that will be equal to a ट्रांसपोज टू द पावर n. ये हम पढ़ चुके हैं. तो ये हो जाएगा a माइनस ए टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n. अब अगर n इवन हुआ तो ये आ गया वापस a टू द पावर n, और अगर n ऑड हुआ तो ये आ गया -a टू द पावर n. तो इस केस में a टू द पावर n कैसा हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि उसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल है. इस केस में स्क्यू सिमेट्रिक हो गया. और इस केस में ये हो गया सिमेट्रिक. ये शो करना था. बाकी सब हो गए होंगे आपसे आराम से. तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज adjoint of a matrix, adjoint of a square matrix. Now let us see adjoint of a square matrix. What do we mean by it? तो मान लेते हैं कि A is a square matrix which is, मैं भी फिलहाल के लिए उसे ऑर्डर 3x3 मानता हूँ. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Then let the transpose of matrix obtained by replacing the elements of A by their corresponding cofactors as they occur in determinant of A. And the transpose of matrix obtained is called adjoint of A. यानी कि मान लो डिटर्मिनेंट है, आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31. ये बात मैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए कर रहा हूँ, बट इट कैन बी जनरलाइज टू मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर. ठीक है ना. तो ये है. तो आप देख सकते हैं कि C11 आप निकाल सकते हैं. C11 क्या होगा, ये गया और ये गया. तो आप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो C11 आएगा. तो आप क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, विल बी ट्रांसपोज होगा. किसका ट्रांसपोज होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स का
जिसमें जो कैसे मिलेगी, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो एक एलिमेंट्स को रिप्लेस करके मिलेगी बाय द कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए वन का को फैक्टर आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लेट मी कॉल दैट एज C11। तो A11 की जगह C11, इसी तरह से A12 की जगह C12, A13 की जगह C13। तो व्हाट इज C12? इट इज अ कोफैक्टर ऑफ A12। और वो कैसे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट में, A12 एक कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैसे आएगा, ये गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू -1 की पावर 1 + 2। याद है कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में पढ़ा होगा, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j इंटू Mij। Mij क्या था, माइनर, और Cij क्या था, कोफैक्टर। तो A12 का कोफैक्टर कैसे मिलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो काट दो, कॉलम काट दो, जो बचा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो गया माइनर, दिस इंटू दिस, यानी कि A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 इंटू -1 की पावर 1 + 2, ठीक है ना। तो वो C12, इसी तरह C13, और इसी तरह से C21, C22, C23, यानी आप हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते चले जाओ। A31, C31, C32 एंड C33, और अब फिर आप जो ये मैट्रिक्स है इसका क्या कर लो, ट्रांसपोज। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज एडजॉइंट। यानी एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। और अब ध्यान रखें वेयर Cij इज कोफैक्टर ऑफ Aij। सो दैट इज एडजॉइंट। सो एडजॉइंट कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है, आप गिवन मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करके जो नई मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज ले लें, देन दैट रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एडजॉइंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो, इफ ए, मान लो ए है P Q R S, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलेगा। एडजॉइंट ए को हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ADJ ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट यहाँ भी लिखा था मैंने। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखो P का कोफैक्टर कौन होगा, S, P का कोफैक्टर S, और ये 1 1 एलिमेंट है तो -1 की पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे S। Q का कोफैक्टर है R, और ये होगा -R, और S का कोफैक्टर होगा P, और R का कोफैक्टर होगा Q विद अ माइनस, ये हो गया। और अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे, सो दिस विल बी S P -Q -R। तो देयरफॉर एडजॉइंट of 2 by 2 matrix can be written directly by interchanging the diagonal entries and the signs of non-diagonal entries। यानी आप क्या करें, डायगोनल एंट्रीज को तो इंटरचेंज कर दें बाय चेंजिंग द, देखो PS था, ये क्या बन गया SP, तो इन दोनों क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, और इन दोनों का साइन क्या हुआ, चेंज हो गया, बस। दैट इज हाउ यू कैन राइट डाउन द एडजॉइंट डायरेक्टली। ठीक है, फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, एडजॉइंट ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स याद है ना, जिसके सब डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो। तो एडजॉइंट ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज स्केलर
diagonal matrix is diagonal, adjoint of a scalar matrix is scalar, diagonal matrix is diagonal, triangular matrix is triangular. अपर ट्राइंगुलर की अपर ट्राइंगुलर आएगी, लोअर ट्राइंगुलर की लोअर ट्राइंगुलर आएगी, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिमेट्रिक आएगी. इस सिमेट्रिक तो ध्यान रखें, स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट स्केलर मैट्रिक्स ही आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायगोनल ही आएगा, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्राइंगुलर आएगा, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट सिमेट्रिक आएगा. प्रूव करेंगे हम धीरे धीरे, ये वाली बात हम प्रूव कर देंगे. ये वाली बात आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. डायगोनल की बात कर लेंगे तो उसमें स्केलर अपने आप शामिल हो गया, और ट्राइंगुलर भी बात आप कर सकते हैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, ठीक है ना. अगर मैं डायगोनल के एडजॉइंट की बात करूं तो देखो एक चीज़, मान लो मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है A1 A2 A3 0 0 0 0 0 0, ये A मैट्रिक्स है विच इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स. सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ A? एडजॉइंट ऑफ A विल भी, देखो इसका जो कोफैक्टर आएगा वो आएगा A2 A3, 0 का आएगा 0 और इस 0 का भी 0, फिर ये भी 0 और ये आ जाएगा A1 A3, ये 0 और ये 0 और ये आ जाएगा A2 A1 A2, यानी डायगोनल मैट्रिक्स. और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सेम मिलेगा वापस, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज तो कहीं जाने वाली है नहीं, बाकी सब शून्य शून्य है, वो अपनी जगह बदल भी लेंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो A1 A2, तो ये आ गया उसका एडजॉइंट. तो डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी क्या है, डायगोनल. और एक चीज़ ध्यान रखो, इसका जो एडजॉइंट है वो A1 को रिप्लेस कर दो इन दोनों के प्रोडक्ट से, फिर A2 को रिप्लेस कर दो इन दोनों के प्रोडक्ट से, और A3 को रिप्लेस कर दो इन दोनों के प्रोडक्ट से. दैट इज हाउ यू गेट इट. तो स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स का भी समझ में आया, स्केलर मैट्रिक्स से समझ में आया, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स करके देखना, थोड़ा सा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है. सो दैट इज इट. ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में. तो बस अब अगले लेक्चर में ये मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक ख़त्म हो जाना चाहिए, अगले नहीं तो एक लेक्चर और लगेगा. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट. सो सबसे पहला, if A is a square matrix of order n, then A into adjoint A is equal to determinant A into In, and this is equal to adjoint A into A. यानी पहली चीज़ तो adjoint A के साथ कम्यूट करती है, दैट इज A इंटू एडजॉइंट ए कर लें या एडजॉइंट ए इंटू ए कर लें, बात एक ही है. दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन. लेट अस प्रूव इट. सो वी आर प्रूविंग इट. मान लो ये मैट्रिक्स है A11 A12 A1n A21 A22 A2n, and lastly it is an1 an2 ann. This is A, and the adjoint of A, so this matrix is A, and the adjoint of A will be obtained by replacing A11 by its cofactor and then taking सबके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे और ट्रांसपोज करेंगे. तो ये C12 इधर आ जाएगा और ये C1 है, ये यहाँ आ गया. तो दिस विल बी C21 C22 C2n and then Cn1 Cn2 Cnn. This is, ये क्या है, एडजॉइंट है. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने में आपको पता है रो है बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है. और डिटर्मिनेंट की एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ये C11 ये C21 Cn1 ये सब कहाँ से आए, डिटर्मिनेंट से आए हैं. अगर आपको याद दिलाऊं
कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करूं तो A11 A12 से लेकर A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANN, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करूं तो वो बराबर होता है AIJ इंटू CIJ। यानी आप क्या करेंगे, किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड J वेरीज फ्रॉम 1 to n। यानी कि A मान लो I को 1 रख लें तो A11 C11 A12 C12 A13 C13, यानी किसी भी एलिमेंट्स को, सो दैट विल गिव यू डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो इनटू एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, इनका प्रोडक्ट का सम जो होगा A11 C11 A12 C12 A13 C13 A1n C1n, इन सब का जो सम होगा दैट विल बी द डिटर्मिनेंट वैल्यू। और अगर हम किसी रो के कोफैक्टर्स को किसी दूसरी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, तो आंसर 0 आता है। क्या बोला मैंने, दो चीज़ बोली, ध्यान रखें, अच्छे सुन लें कि इफ़ यू मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स एंड ऐड देम अप देन वी गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू। ये बात डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं। And similarly, if we multiply the elements, cofactors of any row with the elements of any other row, then the resulting value is 0. तो ये ध्यान रखो, ये जो लिखा है ना, ये cofactors हैं R1 के, ये क्या है, ये cofactors हैं R2 के, और ये cofactors हैं Rn के, रो एन के। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो बाय कॉलम, तो A इंटू एडजॉइंट A दैट विल बी इक्वल टू, तो पहली रो पहला कॉलम, तो जब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफैक्टर है R1 के और ये R1 के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी प्रोडक्ट में यहाँ एलिमेंट आएगा डिटर्मिनेंट A। अब ये पहली रो के कोफैक्टर्स, पहली रो के एलिमेंट्स दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई पर ऐड होंगे, सो विल गेट 0। फिर इसी तरह से ये थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, अगेन विल गेट 0, और लास्ट में भी 0, क्योंकि लास्ट में 0 क्यों, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट nth रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो 0। अब इसको देखो, ये सेकेंड रो, ये 0 आएगा क्योंकि सेकेंड रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कोफैक्टर से, लेकिन जब हम इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेकेंड रो के कोफैक्टर से, सो दिस इज डिटर्मिनेंट A, दिस इज 0 एंड 0। तो दिस स्कीम विल कंटिन्यू, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा इधर, और ये 0 आ जाएगा और यहाँ लास्ट में आएगा डिटर्मिनेंट A, ये आ गया। अब इस पूरे से डिटर्मिनेंट A क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो A इंटू एडजॉइंट A विल बी इक्वल टू, वी विल गेट डिटर्मिनेंट A कॉमन, अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 1 0 0, so this is it, and this is nothing but determinant A into IN। तो इससे हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमने ये पार्ट प्रूव किया, सेकेंड पार्ट भी सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो A इंटू एडजॉइंट A इंटू डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, या फिर एडजॉइंट A इंटू A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देख लें एक मिनट, फिर मैं इसे रब करता हूँ। Property 2, let A be a non-singular, non-singular याद है आपको, determinant A not equal to 0, let A be a non-singular matrix of order n,
determinant of adjoint A is equal to determinant of A to the power n minus 1. So let us prove this. From P1, property 1, we have A into adjoint A is equal to determinant A into In. So determinant of A into adjoint of A is equal to determinant of determinant A into In. Determinant of A भी होता है determinant of A into determinant of B. और डिटर्मिनेंट देखो ये एक रियल नंबर है, डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर, तो डिटर्मिनेंट एक ये रियल नंबर है, तो बाहर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन. एक चीज़ याद रखें, जो देख रहे हैं सुन लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसकी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू भी उसकी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती है. क्या बोला, फिर से बोल रहा हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, सब कवर हो जाएगा उसमें. क्या, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज. खत्म. इज आइडेंटिटी अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? यस, इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज वेल, बिकॉज उसमें डिटर्मिनेंट या तो अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 1 1 1, खत्म आंसर. तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर है. अब डिटर्मिनेंट ए दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो नंबर है, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n minus 1. So that proves the result. चलो प्रॉपर्टी 3, adjoint of Ka is equal to K to the power n minus 1 adjoint of A. तो अगर A मैट्रिक्स है A11, A12 से A1n, A21, A22, A2n, तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि K टाइम्स A में K की पावर n minus 1 आएगा, जहाँ n ऑर्डर है A का, और ये AN1, AN2, ANn. तो आपको पता है कि C11 जो कोफैक्टर होगा वो होगा -1 की पावर 1 + 1, और इट विल बी, आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो उड़ा देंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम उड़ा देंगे, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा A22, फिर A23, A2n, फिर बच जाएगा A32, A33, A3n, and lastly you will have AN2, AN3 and ANn. ये बचेगा. तो दिस विल बी द कोफैक्टर. गौर से देखो, ये जो कोफैक्टर है n minus 1 क्रॉस n minus 1 का है. दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n minus 1. तो अगर मैं यहाँ पर, ये तो a लिखा मैंने, अगर मैं Ka लगा दूँ, Ka, तो Ka में क्या होगा, ये आएगा, ये आएगा, ये सब K से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, K से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सब के सब, ठीक है, ये K होगा. तो अगर मैं अब नया कोफैक्टर निकालूं C-11 इस वाले मैट्रिक्स का, तो वो होगा -1 की पावर 1 + 1 फिर से, और गौर से देखो यही सब आएगा वापस लिखा हुआ, ये काट दोगे, ये काट दोगे, और सब जगह क्या आ जाएगा, K टाइम्स आ जाएगा. यहाँ भी K आएगा, यहाँ भी K आएगा, यहाँ भी K आएगा, यहाँ भी K आएगा, और यहाँ भी K आएगा, यहाँ भी K आएगा, यहाँ भी K आ जाएगा, और यहाँ भी K आ जाएगा. तो इस पूरे से K कॉमन आ जाएगा. ये C11 डैश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सब में से K कॉमन आ जाएगा.
तो k कॉमन आएगा तो पहली रो से दूसरी रो से तो कितने k कॉमन आएगा, k की पावर n-1 कॉमन आ जाएगा, तो C11 डैश इज इक्वल टू k की पावर n-1 इंटू, और अंदर वही बचेगा A22 A23 A2n, फिर A32 A33 A3n, और अब ये भी लिखा था थोड़ी देर पहले, इसको आप वीडियो रिमाइंड करके देख लो, AN3 ANN। ये जो लिखा है ये क्या हो गया, दिस Kn-1 इंटू C11। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर Cij डैश विल बी k टू द पावर n-1 Cij। ये कह सकते हैं कि कोफैक्टर क्या होगा, उसके पावर k टू द पावर n-1 टाइम्स कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट ऑफ A। ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट ऑफ Ka, and this is cofactor of ijth element of A। तो हमने यहाँ पर इस पूरी चीज़ में ये सीखा कि कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट ऑफ Ka इज k टू द पावर n-1 टाइम्स कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट ऑफ A। यानी k से मल्टीप्लाई करने पर किसी मैट्रिक्स को उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है, कोफैक्टर्स सिर्फ k की पावर n-1 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्लियर हुआ, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है A और मैं उसको 3A कर दूं और मान लो A और 3/3 ऑर्डर की है, तो सोचो 3A के जो एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स होंगे वो ओरिजिनल कोफैक्टर से कितने गुना होंगे, there will be 9 times। 9 times क्यों, क्योंकि each cofactor will be multiplied by 3 to the power 3 minus 1 that is 2, 9। तो 3 की पावर 2 9, तो यानी हर एलिमेंट हर कोफैक्टर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर मैट्रिक्स की हर एलिमेंट को मैं k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर k की पावर n-1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस पूरे प्रकरण की ये शिक्षा है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं, प्रूव करने में, खत्म बात। तो क्या करेंगे, देखो एडजॉइंट ऑफ k कैसे लिखूंगा, देखो आई विल राइट इट एज C11 डैश C12 डैश C1n डैश, फिर C21 डैश C22 डैश C2n डैश, एंड लास्ट में n1 dash cn2 dash and last cn2 dash cnn dash। और ये जो लिखा है that is nothing but kn-1 into c11 kn-1 c21 kn-1 cn1 and kn-1 c12 kn-1 c1n kn-1 c22 and kn-1 cn2n, और लास्ट में इसी तरह चलते चलते kn-1 cn2 kn-1 cnn। अब पूरी मैट्रिक्स से कॉमन क्या आया, k टू द पावर n-1, और अंदर कुछ जो तामझाम बचा वो ऐसा बचा, देखो C21 C22 C2n Cn1 Cn2 Cnn, और तस्वीर मिला लेना, ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ A। तो k टू द पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ A। तो ध्यान रखें कि एडजॉइंट ऑफ K में k बाहर आ जाता है, लेकिन किस पावर के साथ, n-1 की पावर के साथ आता है बाहर, ठीक है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, if A and B are two non-singular matrices
of same order. Then adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A. एक तरीके से हम रिवर्सल लॉ भी बोल सकते हैं एडजॉइंट का, रिवर्स होकर उल्टा, उल्टा होकर खुलता, मतलब ए बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए आएगा। चलो प्रूव करते हैं। ये प्रूफ तो कर तो देंगे, ठीक है। ए बी ये हम प्रूफ वैसे बोल चुके हैं ऑलरेडी, ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, अभी पढ़ा हमने, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। So that can be written as determinant of A into determinant of B into IN. Next we find out adjoint of AB, adjoint of B into adjoint of A, this whole into AB. इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो बाय associativity we can write this as adjoint B into adjoint A। तो ये क्या हो गया, determinant of B into IN into adjoint A. This can be written as A into adjoint of A into determinant B. So this is nothing but determinant B into determinant A into IN. So this is nothing but determinant A into determinant B into IN. अभी दोनों बराबर हो गए। कौन दोनों? ये भी वही है और ये भी वही है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। और आपको पता होगा कैंसिलेशन लॉ तब होल्ड करता है मैट्रिसेस में जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो ये नॉन सिंगुलर है, क्यों? डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट बी भी जीरो नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा वो भी जीरो नहीं होगा। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये प्रूव करना था। तो मैंने यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया, कैंसिलेशन लॉ का। ध्यान रखें कैंसिलेशन लॉ शायद मैंने बताया भी था कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी only if A is non-singular. Implies B equal to C if A is non-singular. ये कब इम्प्लाई करता है? अगर A कैसा हो, non-singular हो। ये बात हमने मल्टीप्लिकेशन के वक्त की थी, तो वही ये बात हमने यहाँ इस्तेमाल की। और अगर नहीं की थी तो अब देख लो, ये बात याद रखना। ये आगे चल के जब हम इन्वर्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियस हो जाएगा। So that is not a very big question over here. तो reversal of adjoint हमने प्रूव किया है। Next, property 5. If A is non-singular matrix of order n, then A part adjoint of adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 2 into A. So let us prove it. We know, हमें पता है, क्या पता है भाई? Determinant of adjoint A is equal to determinant of A to the power n minus 1. It is true for every square matrix. So adjoint of A is also a square matrix.
एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए is equal to determinant of adjoint A to the power n minus 1. ठीक है, तो हमें तो क्या प्रूव करना था, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं प्रूव करना है यार। तो एक काम करो, हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A is equal to this, तो एडजॉइंट A एडजॉइंट B into B is equal to determinant B into IN, ये हम जानते हैं। तो क्या करें, दोनों साइड पर रिप्लेस B बाय, इसकी जगह ये कर लेते हैं, रिप्लेस B बाय एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दो, तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए will be equal to determinant of adjoint A into IN. So we have adjoint A into adjoint of adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 1, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम, into IN। अब दोनों साइड पर आप A से प्री मल्टीप्लाई कर दो, you multiply both the sides, प्री मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय A, तो A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A इंटू एडजॉइंट A will be determinant A into IN into adjoint of adjoint A, and that will be equal to determinant of A to the power n minus 2, n minus 1 into A, क्योंकि A into IN will be A back again। अब ये तो वापस एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हो गया, और ये डिटर्मिनेंट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n minus 2 into A, so that proves the A part। ठीक है, अब इसका B part, let us prove B part also। B part is you have to prove the determinant of adjoint A is A to the power, determinant A to the power n minus 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो देखें, तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या होता है यार, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट वैल्यू था डिटर्मिनेंट A की पावर n minus 1, तो क्या करो, रिप्लेस A बाय adjoint A, because this is true for every square matrix which is non singular, तो A की जगह पर क्या रख दो, adjoint A। ठीक है, और A नॉन सिंगुलर तो adjoint A भी नॉन सिंगुलर होगा। क्यों होगा नॉन सिंगुलर, क्योंकि adjoint A का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की पावर n minus 1, तो ऑब्वियस ही बात है जब डिटर्मिनेंट A 0 नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint भी 0 नहीं होगा, तो A को आप रिप्लेस कर दो adjoint A से, तो ये हो जाएगा adjoint of adjoint A is equal to determinant of adjoint A to the power n minus 1, and determinant of adjoint A is determinant A की पावर n minus 1, और बाहर भी n minus 1, so determinant A की पावर n minus 1 का whole square, so that proves this result also। so बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इतना ही करेंगे, और अब आप एक बार अच्छे जितने भी थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो सारे अच्छे से पढ़ लें, और होमवर्क में अब आप एक्सरसाइज बस अब 1-2 लेक्चर की बात और है, उसके बाद तो आप पूरी शीट ही कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा चैप्टर कंप्लीट कर लें फिर होमवर्क करें, बिकॉज बहुत मुश्किल है, उसमें से चुन चुन के 2-2, 3-3 सवाल मुश्किल से बनेंगे, तो आप चाहो तो डू योर सेल्फ कर सकते हो शीट में से इधर तक के टॉपिक के। ठीक है, चलिए थैंक यू, और 2 लेक्चर शायद और बस ख़त्म फिर चैप्टर। थैंक यू।